नमस्कार, कैसे आप सब लोग? ठीक होंगे और तैयारी ठीक चल रही होगी। अब हम जो आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में जो तीसरी यूनिट है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हमें अपना सिलेबस के नज़दीक पहुंचना है। पहली यूनिट में से हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा हमने कई शब्दकोश भी पढ़े, जिसमें हम पर्यायवाची भी पढ़ते हैं, विलोम शब्द भी पढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट में लिंग, वचन और कारक हैं, और थर्ड यूनिट में सिर्फ वाक्य प्रकार और वाक्य संरचना, और लास्ट में पदबंध और लोकोक्ति और मुहावरे हैं। तो अगर हम वाक्य का 2 टॉपिक पूरे कर लें, 2-3 वीडियो जो भी वाक्य पर बनेंगे, तो फिर एक पदबंध का टॉपिक रहता है और उसके बाद में लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं। तो तीसरी यूनिट जो 5 नंबर की है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर लिंग, वचन और कारक के 2-3 वीडियो में वो हो जाएंगे। फिर जो मेन यूनिट है वो बचेगी, जिसमें संधि है, समास है, वो थोड़े लंबे टॉपिक हैं और जिनका वेटेज कम है। तो आज हम सबसे सिंपल टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, वाक्य। और उससे पहले हम जैसे अमूमन करते हैं अपने शब्दकोश के शब्द हैं वो तैयार करेंगे। ध्यान से देखना भाई, आज का जो शब्द है आपके वो है मही। आज का शब्द क्या है? मही। मही का अर्थ होता है भाई पृथ्वी। मही का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। अब पहली चीज तो ये ध्यान रखें, अगर मही शब्द का अर्थ पृथ्वी होता है और मही की मात्रा यहाँ बड़ी लिखी है, तो ध्यान रखें आप महीपाल नाम अगर हम लिखते हैं और फिर हम नाम लिखते हैं महीपाल, तो हो सकता है कि हमने अमूमन ये शब्द ज़्यादा देखा होगा, लेकिन ये गलत है, ये शब्द सही है। महीपाल शब्द जो है वो ये सही है और वो गलत है, क्योंकि मही में ही की मात्रा बड़ी होती है और जिसका अर्थ होता है वो रक्षा करना या रक्षक होता है। देखो भाई, अब हम सबसे पहले इस मही शब्द से 3 शब्दों की ओर बढ़ेंगे। 3 शब्दों की ओर बढ़ेंगे कि मही शब्द का अर्थ पृथ्वी होता है, और इसी तरह से एक शब्द लिखेंगे देव, जिसका अर्थ होता है देवता। इसके अलावा एक शब्द होता है पाल, जिसका अर्थ होता है रक्षक। एक शब्द होता है धर, जिसका अर्थ होता है धारण करना। देखो आराम से समझें, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। पहली चीज़ देख ले, मही। मही का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। तो पहला शब्द ये क्लियर कर ले, महीपाल, और महीपाल में से ये महीपाल नाम सही है। इसके बाद में हमने एक शब्द देखा देव, देवता। पीछे एक याद हो जिसमें दे के ऊपर 2 मात्रा हो, दैव, उसका अर्थ क्या होता है? भाग्य। फिर पाल, पाल का अर्थ रक्षक, रक्षा करने वाला। धर, धर का मतलब धारण करने वाला। अब एक चीज आप समझना है कि अगर दो पर्यायवाची एक साथ हो, पृथ्वी और देवता का पर्यायवाची अगर एक साथ आ जाए, अर्थात पृथ्वी का देवता, तो ध्यान रखना वो पर्यायवाची बनेगा ब्राह्मण का। वो पर्यायवाची किसका बनेगा? ब्राह्मण का बनेगा। और मही और धर, पृथ्वी को धारण करने वाला, मही और धर, ये दोनों पर्यायवाची बनेंगे शेषनाग का। हमारी धार्मिक मान्यता है कि पृथ्वी को है जो शेषनाग ने धारण किया है, शेषनाग के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। फिर मही, पृथ्वी और पाल यानी रक्षक, पृथ्वी की रक्षा करने वाला, अगर ये 2 शब्द एक साथ आ जाए तो ध्यान रखें
ये जो दोनों बनेंगे आपके राजा के पर्यायवाची। अब यहां सिंपल शब्दों में 3 डिवाइड कर देता हूं, बहुत ही अच्छे से समझे भाई। सबसे पहले मही का अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी का देवता कौन? ब्राह्मण। पृथ्वी का रक्षक कौन? राजा। पृथ्वी को धारण करने वाला कौन? शेषनाग। ओके, देखो अब मैं यहाँ पे जो चीज़ देख रहा हूँ कि यदि एक तरफ पृथ्वी का पर्यायवाची हो और उसके सामने देवता का पर्यायवाची आ जाए तो दोनों मिलकर ब्राह्मण का पर्यायवाची बनेगा। इसी तरह से एक तरफ पृथ्वी का पर्यायवाची हो, उसके साथ में रक्षा करने वाला कोई शब्द आ जाए तो वो दोनों मिलकर किसका पर्यायवाची बनेगा? राजा का। इसी तरह से एक साथ में मही शब्द हो, उसके साथ में मही नहीं लिखूंगा मैं, सिंपल भाषा में यहाँ पृथ्वी लिख देता हूँ, पृथ्वी हो और उसके बाद में धर या धारण करने से संबंधित कोई शब्द आ जाए तो दोनों मिलकर पर्यायवाची बनेगा शेषनाग का। पहला कंसेप्ट क्लियर हो, ये समझने वाली बात। आगे समझ में, यहां तक कोई पर्यायवाची नहीं समझा रहा हूं, ये चीजें हैं। अब देखिए एक तरफ पृथ्वी का पर्यायवाची, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है भाई भू, देवता का पर्यायवाची होता है देव। तो ध्यान रखें ब्राह्मण का पर्यायवाची होगा भूदेव। भूदेव ब्राह्मण, भूमि का देवता। इसी तरह से पृथ्वी का पर्यायवाची होता है भूमि, देवता का पर्यायवाची होता है सुर। फिर सुर का अर्थ वही देवता, तो भू सुर, पृथ्वी का देवता। इसी तरह से हमने देख लिया महिदेव। फिर आ जाते हैं अगले पर, पृथ्वी का पर्यायवाची मही और पाल। महिपाल किसका पर्यायवाची? राजा का। महिपाल बताओ किसका पर्यायवाची? राजा का। पृथ्वी का पर्यायवाची भू पाल, तो बताओ भूपाल किसका पर्यायवाची? राजा का। मही पृथ्वी का पर्यायवाची, पै का मतलब पालन करना, रक्षा करना। महीप किसका पर्यायवाची? राजा का, है ना। इसी तरह से पृथ्वी के साथ में धरा शब्द में धारण करने योग्य शब्द आ जाए, एक तरफ पृथ्वी का पर्यायवाची, फिर आ गया धर। महीधर किसका पर्यायवाची? शेषनाग का। मही प्लस धर, तो महीधर किसका पर्यायवाची? शेषनाग का। फिर आ जाएगा भू प्लस धर, भूधर किसका पर्यायवाची? भूमि को धारण करने वाला। एक पृथ्वी का पर्यायवाची होता है धरा, धरा को धारण करने वाला धराधर। सारे किसके पर्यायवाची हैं भाई? शेषनाग के। सारे किसके पर्यायवाची है? आपके शेषनाग के। इसके बाद में या आप कहीं जगह आप देखेंगे ना तो भूमि के ऊपर धारण करने वाला तो शेषनाग, और कई जगह आपको पर्वत का पर्यायवाची भी आपको मिलेगा। हालांकि ज़्यादा इसका अर्थ है वो शेषनाग के संदर्भ में ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम कहीं पर भी इसके बारे में देखें तो मेरे हिसाब से इसमें आप दो शब्द देख लेना कि अगर नया शब्द बनाएं इसमें तो भूसुर, भूदेव, है ना, और भूपति, भूमि का स्वामी, भूमि का रक्षक, भूमि का पति।
तो भूपति भी किसका पर्यायवाची भाई? राजा का, है ना। और इसी तरह से और एक शब्द है भूमि और सुर, भूमि और सुर, तो ये भी किसका? ये भी है आपका भूमि सुर। भूमि सुर किसका हो गया? भूमि सुर। अरे भू की मात्रा बड़ी लिख दी क्या? भू की मात्रा छोटी है, तो भूमि सुर ये भी किसका पर्यायवाची हो गया? तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर पृथ्वी के साथ में धारण करने से संबंधित कोई भी चीज़ आ जाए तो वो ज़्यादातर पर्यायवाची लगभग होगा शेषनाग का। भूमि के साथ में रक्षा करने से संबंधित कोई पर्यायवाची आ गया तो वो पर्यायवाची होगा राजा का। भूमि के साथ में अगर देवता का पर्यायवाची आ जाए तो वो पर्यायवाची किसका होगा? आपके ब्राह्मण का होगा। तो देखो भाई कितने पर्यायवाची याद हुए हमें? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 और 10। इसके अलावा एक हो गया ये मही का, तो क्या हो गया? 11। एक महिदेव, तो ये भी इसी में आ जाता है महिदेव। तो ये लगभग एक बार आप उतार लो भाई, ये आप लिखो, स्क्रीनशॉट लो, जो भी करो, ये अपना डायग्राम आराम से उतारो। बहुत अच्छे अच्छे इसके अंदर आपको दिए हुए हैं, आराम से उतारो इसको, ठीक है। देखो भाई इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का अपना जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहेगा भाई। कन्फर्म सवाल आएगा वाक्य से संबंधित, इसके अलावा पदबंध और मुहावरे। अपनी जो थर्ड यूनिट है उसमें मुख्यतः 2 ही टॉपिक है, पदबंध वाक्य और लोकोक्ति मुहावरे। तो कम से कम वाक्य में से 2 सवाल आएंगे भाई। तो वाक्य को आराम से पढ़ेंगे, हेडिंग लगाओ वाक्य, और आराम से पढ़ना है, इसमें रफली नहीं चलना है। सबसे पहले वाक्य की आप लिखेंगे भाई परिभाषा। वाक्य थोड़ा बेसिक बता देता हूं आपको, वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित और सार्थक और क्रमबद्ध समूह है। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित, सार्थक और क्रमबद्ध समूह है जो अपना मूल रूप स्पष्ट कर सके, वो वाक्य कहलाता है। यहाँ सवाल ये है कि क्या वाक्य में कितने शब्द होने जरूरी है। आप मोटे तौर से समझ ले बार, क्या वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होना जरूरी है? क्या वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है, या बिना कर्ता या बिना क्रिया के भी वाक्य बनता है? तो देखो प्राय तो हम देखते हैं कि वाक्य में कर्ता होना आवश्यक है और क्रिया होना आवश्यक है। कर्म नहीं ना हो कोई बात नहीं, अकर्मक क्रिया हो जाती है, अकर्मक वाक्य बन जाता है। वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी होता है। लेकिन आप देखेंगे निबंध और उपन्यास, आपका कहानी, आपका गद्य खंड, कुछ साहित्यिक बिंदु ऐसे होते हैं जहाँ ये जरूरी नहीं होता कि वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होना जरूरी हो। बिना कर्ता के, बिना कर्म के, बिना क्रिया के भी वाक्य बन जाता है। और एक शब्द
वाक्य का कार्य कर देता है। ध्यान से सुने, कोई एक शब्द कभी कभार वाक्य का कार्य कर देता है। ध्यान से सुने भाई, कैसे कर देता है। तो जैसे एक शब्द है, वह घर गया और उसके भाई ने कहा। चलो वह किसी का नाम लिखते हैं। सुरेश घर गया और उसके भाई ने कहा। उसके भाई ने कहा, या यहां लिख दूं इसको, सुरेश मैंने यहां लिख दिया, सुरेश घर गया और उसके भाई ने कहा, सुरेश आज पढ़ोगे क्या? सुरेश तुम आज पढ़ोगे? इसको छोड़ दिए। और उसके भाई ने कहा, सुरेश आज पढ़ोगे? तो सुरेश ने कहा हाँ। तो सुरेश ने क्या कहा? हाँ। अब देखो, इस वाक्य में सुरेश ने सिर्फ हाँ कहा है। क्या कहा है? सिर्फ हाँ कहा है। तो यहाँ पे ये इकलौता जो हाँ शब्द है, यहाँ पे जो इकलौता हाँ शब्द है, वो इस वाक्य में, इस पूरे के पूरे एक हाँ ही पूरा वाक्य बन रहा है। मतलब यहाँ इसका भावार्थ ये है कि हाँ आज पढ़ूंगा, भले इसने पूरा वाक्य ना लिखा हो, लेकिन इस हाँ शब्द ने दे दिया। तो समझ लें। तो आप ध्यान रखें, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन बहुत कम चांस बनते हैं, लेकिन पूछे तो आप ध्यान रखें कि गद्य के अंदर या गद्य रचनाओं में ये जरूरी नहीं होता कि वाक्य में कर्ता और क्रिया जरूरी हो। कभी कभार एक शब्द भी वाक्य में पूरे वाक्य का कार्य, अगर एक शब्द अपना पूरा भाव देता हो तो वो शब्द वाक्य हो सकता है। देखो भाई, इसके बाद में हम परिभाषा से नहीं लिखेंगे, इसकी परिभाषा सीधा बता दिया। वाक्यों का ऐसा सार्थक और क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह है जो पूरा अर्थ देता हो, पूरा भाव उत्पन्न करता हो, या वक्ता के द्वारा कही गई बात को पूर्णतया स्पष्ट करता हो, वो क्या कहलाते हैं? वाक्य में। अब देखो दूसरा, एक तो पूछा जाएगा आपको वाक्य के प्रकार, एक पूछा जाएगा आपको वाक्य के गुण, कि एक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। यह आपको पूछ लिया कि एक वाक्य में कितने गुण होने जरूरी है, एक वाक्य में कितने गुण होने जरूरी है। इसके अलावा एक वाक्य में एक सवाल और भी बन सकता है, हालांकि वैसे कोई बड़ा सवाल नहीं है, फिर भी आप याद रखें कि एक वाक्य में कितने गुण होना जरूरी है और कितने आपके प्रकार होना जरूरी है। इसके अलावा एक बन सकता है कि एक वाक्य के कितने अंग होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनता। तो जैसे जैसे पढ़ रहे हैं हम, पहली चीज वाक्य गुण, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। तो ध्यान रखें, आपको सीधा सिंपल पूछा जाएगा कि एक वाक्य में कितने गुणों का होना जरूरी है। तो एक वाक्य में कम से कम गुण होते हैं, वो होते हैं 6। वाक्य के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 3। और एक वाक्य प्रकार 3, और एक वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2। वही याद करना है, जिससे सवाल बनता है वाक्य के अंग कितने होते हैं। प्रकार पूछे आपको वाक्य के तो आपको 3 बताना है, वाक्य के अंग पूछे तो आपको 2 बताना है, वाक्य के आपको गुण पूछे तो आपको 6 बताने हैं। आवश्यक, सवाल में आवश्यक शब्द आया कि एक वाक्य में कितने गुण आवश्यक होते हैं। वैसे तो बहुत सारे गुण होने चाहिए, फिर भी आवश्यक गुण है वो कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। इसके अलावा अगर पूछ ले आपको कि एक वाक्य में अंग कितने होने चाहिए, तो आपका उत्तर कितना होगा भाई? आपका उत्तर होगा 2। इसके अलावा वाक्य के प्रकार पूछ ले आपको तो आपका उत्तर कितना होगा? 3। पहला आप लिखें वाक्य गुण। हम गुणों से शुरुआत करेंगे। परिभाषा हो गई। अब सबसे पहले वाक्य के गुण, ये अपना पहला बिंदु रहेगा।
वाक्य के 6 गुण होने चाहिए। पहला है सार्थकता, दूसरा है क्रमबद्धता, तीसरा है आकांक्षा, चौथा है अन्वय। कितने हो गए? 4। लिखो सार्थकता, क्रमबद्धता और आकांक्षा, और इसके अलावा चलो 6 लिखवा देता हूँ, यहाँ नीचे आपको दिखाई नहीं देंगे तो आगे लिख ले रहा हूँ। 5वां है आसक्ति, और 6वां है योग्यता। देख लेना भाई, सिंपल है वैसे, एक बार आप दिमाग से पढ़ लोगे तो उसमें बार बार याद करने वाली बात नहीं। अगर याद भी नहीं रहेंगे ना तो आप वाक्य में देखते हैं आपको समझ में आ जाएगी। देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि इस वाक्य में कौन सा गुण नहीं है या इस वाक्य में कौन से गुण की कमी है, तो फिर ये वाक्य के 6 गुण तो आपको अंगुली पर तो याद रहते नहीं है। तो आप क्या होता है, ऑप्शन देखते ही पता चल जाता है आपको। जो चीज़ समझने योग्य होती है उन्हें रटा नहीं जा सकता, और जो चीज़ रटने वाली होती है उन्हें समझा नहीं जा सकता, और जो समझते समझते रट लेता है और जो रटते रटते समझ लेता है उससे बड़ा पढ़ने का कोई तरीका नहीं होता। देखो पहला शब्द है सार्थकता। हमने पढ़ा कि वाक्य क्या होता है, शब्दों का एक ऐसा सार्थक समूह होता है। तो पहले वाक्य में क्या आ गया, नाम ही आ गया कि शब्दों का ऐसा सार्थक समूह होता है जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध हो। जो 2 नाम आ गए एक साथ में, इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे। तो सार्थकता मतलब वाक्य में कही गई बात का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि वाक्य में कही गई बात का कोई ना कोई आपके अर्थ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए शब्दों का समूह अगर वाक्य होता तो ऐसा कहते हैं दरवाज़ा, मोहन, घर, बाहर, अंदर, खाता, जाकर, नहाना, बोतल। मतलब वाक्य के क्या हुआ, शब्दों का क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। जो भी बोले गए शब्द है वो सार्थक होने चाहिए। या हम ऐसे कहते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे एक आपको उदाहरण दे दूं, हालांकि ये पर्सनल में है, फिर भी हालांकि बहुत ज़्यादा कम समझ में आया होगा, कभी कभार नहीं सोचा होगा इस बारे में। एक शब्द है, यहाँ थोड़ा सीधा लिख देता हूँ अगर किसी को नहीं दिखता हो। शब्द है आमने सामने। शब्द क्या है, आमने सामने। भाई एक बात बताओ मुझे आप, 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। शब्द है आमने सामने। सामने का अर्थ तो ये हो गया कि आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने हूँ, है ना। सामने किसे बोलते हैं कि भाई वो मेरे घर के सामने खड़ा था, वो क्लास के सामने बैठा था, वो फ़ोन के सामने था, है ना, दरवाजे के सामने, गाड़ी के सामने। तो सामने का अर्थ तो जो स्पेस जो फेस में है सामने दिखाई दे रहा है तो वो तो सामने हो गया। सलाह ये आमने क्या होता है, कभी सोचा आपने कि सामने का मतलब तो सामने है, आमने क्या है। आप सामने खड़े हो तो मैं आपका आमने हूं, या मैं आपके सामने हूं तो फिर आप आमने हो। तो कभी कभार क्या होता है कि भाषा का ऐसा पुट होता है कि निरर्थक शब्द उनके साथ में रूढ़ हो जाते हैं, यद्यपि उनका अर्थ नहीं होता लेकिन मिला जुला अर्थ दे देते हैं। आमने सामने मतलब एक दूसरे के सामने करके अर्थ दे देते हैं, फिर भी कोई मूल अर्थ नहीं होता। तो ध्यान रखें वाक्य में एक ऐसा गुण भी होना चाहिए। हालांकि ये सब तो बहुत ज़्यादा रूढ़ हो गया, परंपरागत रूप से यूज कर रहे हैं, तो ये नहीं लगता कि ये क्रमबद्ध नहीं है या व्यवस्थित नहीं है, ये तो अपने आप में सेट हो गया शब्द। फिर भी बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहला गुण कौन सा हो भाई, सार्थकता। तो शब्दों का अर्थ होना जरूरी, जो भी शब्द हमने दिए हैं उसका कोई ना कोई अर्थ होना जरूरी होता है। क्रमबद्ध शब्द, चलो अर्थ सब शब्दों के अर्थ है अपनी अपनी जगह, लेकिन वो क्रमबद्ध नहीं है तो भी फिर वो वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे रोगी को हिलाकर
दवा पिलाओ। ये शब्द भी आपने सुना होगा। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। धोबी ने अच्छी चादरें धोई। पहला है रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ। वाक्य पूरा है, करता है, कर्म है या क्रिया है, वाक्य में सार्थकता भी है, लेकिन कमी किसकी है? क्रमबद्धता की है। क्रम सही नहीं है। रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ नहीं, दवा यहां आएगा, रोगी यहां आएगा, या रोगी को शब्द आगे आएगा, यहां दवा यहां आएगा। दवा हिलाकर रोगी को पिलाओ। दवा है उसको हिलाओ पहले, और हिलाकर फिर उसको रोगी को पिलाओ ताकि वो पूरी मिल जाए, मिलावट अच्छे से हो जाए। ये नहीं रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ। रोगी पहले से मान ले जाने वाला है और फिर उसको आप दवा भी पिला रहे हो, तो आपका ये क्या हो जाएगा? रोगी है और ज़्यादा हो सकता है कि रोगी टपक भी जाए, हो सकता है कि रोगी टपक भी जाए, ज़्यादा रोगी को हिलाया जाएगा। दूसरा है खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। इसमें भी क्रमबद्धता सही नहीं है। गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ, खरगोश को काट दोगे तो फिर गाजर किसको खिलाओगे? तीसरा है धोबी ने अच्छी चादरें धोई। धोबी था, उसने अच्छी चादरें धोई। तो अगर चादरें अच्छी थी तो फिर धोई क्यों? चादरें अगर अच्छी थी तो फिर धोई क्यों? धोबी ने अच्छी चादरें नहीं धोई। चादर यहाँ आएगा, अच्छी इधर आएगा। धोबी ने चादरें अच्छी धोई। धोबी ने चादरें अच्छी धोई। तो दूसरा जो वाक्य का गुण होता है भाई, वो कौन सा होता है? क्रमबद्धता। आ गया समझ में? शब्दों का व्यवस्थित क्रम होना अति आवश्यक है। सार्थक होना चाहिए पहले तो। जैसे आमने सामने शब्द में आमने का कोई अर्थ नहीं, गलत सलत में सलत का कोई अर्थ नहीं, गलत का अर्थ तो रोंग हो गया। इसी तरह से क्रमबद्धता, वाक्य में जो शब्द को प्रयोग होता है वो आगे पीछे नहीं, जैसे शब्द अर्थ देता है उसी के हिसाब से। तीसरा होता है आकांक्षा। अगर वाक्य में आकांक्षा की कमी हो तो फिर वाक्य वाक्य नहीं होता। मतलब आकांक्षा, ये लिख लो, एक लाइन लिखा देता हूं। आकांक्षा इसमें मत लिखना, ये समझ में आ गया। आकांक्षा एक पद सुनने के बाद दूसरा पद जानने की इच्छा। अगर एक पद सुन लिया तो दूसरा पद जानने की इच्छा क्या कहलाती है? आकांक्षा कहलाती है। यानी जो वक्ता बात कर रहा है या जो वाक्य के द्वारा, वक्ता के द्वारा कथन कहा जा रहा है, उसने इस तरह से बोला है कि यदि बीच में ही छोड़ दिया हो, उसको आधे रूप में ही छोड़ दिया हो, तो वो क्या कहलाएगी? आकांक्षा कहलाएगी। जैसे मैं घर जा रहा था, लेकिन उसने बोल दिया मैं घर जा रहा था, यहीं इसको स्टॉप कर दिया या रोक दिया तो समझ में आ गई, चलो ये घर जा रहा था। लेकिन उसने बोल दिया मैं घर जा रहा था परंतु लगा के छोड़ दिया, तो फिर दिमाग परंतु क्या? परंतु आगे क्या हो? मैं जैसे ही क्लास में घुसा, फिर आगे बोला नहीं, तो हम पूछ, अरे जैसे ही घुसा फिर आगे क्या हुआ? एक पद सुनने के बाद दूसरा पद जानने की इच्छा आकांक्षा कहलाती है। एक पद आपने सुना, फिर दिमाग में आया कि हाँ ये आगे क्या कह रहा है इससे। महाराज आपकी आज्ञा हो तो महाराज कहते हैं हाँ कहिए कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? तो वो आगे फिर बोलता है आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको एक बात बताऊं, तो कह रहे बता। तो एक पद तो वो वाक्य नहीं होगा। अगर लिख दिया यदि आज बारिश हो जाए, और इसको यही कर दिया, वाक्य पूरा है, क्रमबद्धता भी है, लेकिन जो भाव है ना वो पूरे नहीं हुए। अभी भी कुछ जानने की इच्छा, सुनने की इच्छा, जिज्ञासा मन में है। तो एक यदि आज बारिश हो जाए तो तुरंत अंतर्मन बोल उठेगा, तो गर्मी कम हो जाएगी, तब जाके साथ हमारे मन की गर्मी कम होती है। हाँ अब समझ में आएगा, यदि आज बारिश हो जाए तो गर्मी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या? एक पद सुनने के बाद दूसरा पद जानने की इच्छा आकांक्षा कहलाती है। रट लेना, याद कर लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा। चौथा है अन्वय। देखो भाई, अन्वय के अंदर कोई ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है। अन्वय जो है वो भी एक सिंपल सा भी है कि
अन्वय का जो अर्थ होता है वो होता है मेल, और अन्वय का अर्थ होता है वो होता है भाई वाक्य का जो दिया गया वाक्य है वो कर्ता कर्म और लिंग या वचन के अनुसार होना चाहिए, है ना भाई। मान लीजिए अब ये लिख दिया कि पिताजी आ रही है, तो अब सबको पता है पिताजी क्या आ रही है, पिताजी तो पुल्लिंग है। तो वाक्य में लिंग वचन का जो प्रयोग है, वाक्य में लिंग वचन पुरुष का जो प्रयोग है वो अच्छे से किया जाए। लिंग वचन पुरुष का प्रयोग है वो जिस लिंग में करता है उसी लिंग की क्रिया हो, जिस पुरुष में करता है, जिस वचन में करता है, तो उनका जो लिंग वचन पुरुष का उचित वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। पिताजी आ रही हैं, अब यहाँ पे देखिए सार्थकता भी है, क्रमबद्धता भी है, आकांक्षा भी है, कोई आगे सुनने की इच्छा नहीं है, क्या सुनने को बचा है अगर पिताजी आ रही है तो। और अन्वय का मतलब क्या होगा, इसमें कमी रह गई कि इसमें लिंग वचन और पुरुष, अर्थात अन्वय का मतलब मेल, जुड़ाव, इन चीज़ों की कमी रह गई। लिंग का मेल लिंग से सही नहीं हो रहा, वचन का मेल अपने वचन से सही नहीं हो रहा। समझ में आ गए आप जो मैं बात बता रहा हूँ। अगर पुल्लिंग है तो वाक्य क्रिया भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। अगला है आसक्ति, या इसका दूसरा नाम है निकटता। ये भाई बहुत अच्छा है। आसक्ति या निकटता किसको बोलेंगे? आसक्ति या निकटता का मतलब ये होता है कि वाक्यों को लिखते समय ऐसा कभी ना लिखें जैसा 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में निबंध लिखा करते थे और कॉलेज में हिस्ट्री का पेपर में हिस्ट्री की कॉपी में जैसे लिखते हैं वैसे ना लिखें। ये सिंपल सा, यानी आसक्ति का मतलब समीप, निकटता यानी समीपता। दो शब्दों के बीच समान दूरी रखें, दो शब्दों के बीच समान दूरी रखें। आपको वाक्य लिख दिया कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसको इसी क्रम में लिखें। गंगा और हिमालय के बीच में जो स्थान है उतना हिमालय और से के बीच में स्थान रखें, उतना से और निकलते के बीच में। अब ऐसा नहीं है कि आपने यहां लिख दिया गंगा हिमालय से साथ में लिख दिया निकलती, फिर लाइन छोड़ दी नीचे वाली में है, ऐसे नहीं लिख। यानी दो वाक्य लिखते समय दो शब्दों के बीच समान दूरी, इतना ही लिख देता हूं, समझ जाओगे आप। दो शब्दों के बीच समान दूरी। पहले गंगा शब्द लिखा और हिमालय के बीच में जितनी जगह स्पेस दिया आपने वो समान कंटिन्यू रखें। अब आपने सब कुछ सही कर दिया लेकिन दोनों के बीच में समान दूरी नहीं लिख रहे हो तो भी अबद्धापन लगता है, वो भी वाक्य में गुण की कमी होती है। तो हम प्राय छोटी कक्षाओं में पर्यावरण प्रदूषण का जब लेख लिखते थे, अच्छे से वाकिफ आप, है ना, और तो कुछ आता नहीं था, ये पर्यावरण प्रदूषण का लेख ही आता था, सप्लीमेंट्री भी उसी से लेते थे हम तो पर्यावरण प्रदूषण ने लेख लिखिए। अब पर्यावरण प्रदूषण लेख में भी क्या लिखें? पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, और तथा लेकिन किंतु फिर भी पर्यावरण हो रहा है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है इसीलिए तो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तथा आगे भी पर्यावरण प्रदूषण होता रहेगा, लेकिन फिर भी परंतु अगर उपाय किए जाए तो पर्यावरण प्रदूषण रोका जाता है। अब जब पर्यावरण प्रदूषण होता है तो थैलियाँ नालियों में पच जाती है, ये हमारी लैंग्वेज हुआ करती थी। तो दो शब्दों के बीच में अब वो पेज भरने की लगी रहती थी, बीच में जगह छोड़ छोड़ के हाँ भाई अगला पेज, भाई कैसे ना करके 7-8 नंबर इसमें तो ले पड़े। तो आसक्ति या निकटता, दो शब्दों के बीच में आसक्ति या निकटता, दो शब्दों के बीच में समान दूरी, समान जो दूरी होती है या समान जो समीपता होती है वो एक वाक्य का अपने आप में आवश्यक गुण होता है। 6वां है भाई योग्यता, इसको भी थोड़ा मैं लिखूंगा। 3 चीजें याद रखनी है, बाकी ये हो जाएगा। सार्थकता, वाक्य का अर्थ सही होना चाहिए, शब्दों का अर्थ होना चाहिए, शब्दों का क्रम सही होना चाहिए और शब्द लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आकांक्षा, एक पद सुनने के बाद दूसरे पद जानने की इच्छा आकांक्षा कहलाती है। आसक्ति, दो शब्दों के बीच समान दूरी आसक्ति कहलाती है। योग्यता किसको कहेंगे? योग्यता जो है उसको देखिए भाई, योग्यता कहते हैं आपको वाक्य में कही गई बात
इतिहास और भूगोल के अनुसार सही हो। वाक्य में कही गई बात इतिहास और भूगोल के अनुसार हो। सीधा सीधा समझे कि वाक्य में झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। क्या है कि बोलते समय, वाक्य लिखते समय उसमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अब जैसे वाक्य में प्रयोग कर दे कि श्रीलंका भारत के उत्तर में है, अब वो सार्थकता है, सही है, हर शब्द का अर्थ सही है, क्रमबद्धता सही है, उधर उधर नहीं हुआ है, आकांक्षा भी पूरा शब्द जानने की इच्छा नहीं है, आगे अन्वय भी है, कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला नहीं है, आसक्ति दो शब्दों की भी समान दूरी भी रख देते हैं, चलो। लेकिन इस वाक्य में योग्यता की कमी है, क्योंकि वाक्य में कही गई बात इतिहास और भूगोल के अनुसार गलत है। श्रीलंका भारत के उत्तर में नहीं, भारत के दक्षिण में है। हिमालय पर्वतमाला भारत के दक्षिण भाग में है, तो भूगोल के अनुसार ये बात गलत है ना। महाराणा सांगा ने अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं जीता, यह बात इतिहास के अनुसार गलत है ना। आप मान ले कई भी ऐसे उदाहरण जो बात इतिहास और भूगोल के अनुसार सही नहीं हो या इतिहास और भूगोल के सम्मत नहीं हो। हिंदी में प्रयोग बोलते हैं तो सही नहीं, ऐसे नहीं बोलते। वाक्य में कही गई बात इतिहास और भूगोल के अनुसार या इतिहास और भूगोल के सम्मत नहीं हो, ऐसे लिखते हैं इसमें। चलो भाई, वही लैंग्वेज लिखिए जो अपनी लैंग्वेज में है। तो वाक्य में कही गई बात इतिहास और भूगोल के सम्मत नहीं है, समान मत विचार नहीं है जिसके, है ना। महाराणा प्रताप बड़ी ऐश्वर्यशाली जिंदगी जीते थे, और वो एक निरंकुश शासक थे, है ना। मोहम्मद गजनवी को भारत का उद्धार कहा जाता है। तो ये जो बातें इतिहास के अनुसार गलत है। रावण जैसा उच्च चरित्र वाला व्यक्ति इस दुनिया में कभी नहीं था। तो इतिहास, भूगोल और राजनीति के अनुसार जो बातें सही नहीं है, जो इतिहास भूगोल के सम्मत नहीं है, उस वाक्य में योग्यता की कमी होती है। ध्यान देना भाई। हाँ भाई, सबसे पहले याद रखें सार्थकता, क्रमबद्धता और अन्वय, तीन को तो साथ में याद रखें। सार्थकता, क्रमबद्धता, अन्वय। सार्थक उदाहरण याद रख लो, आमने सामने, गलत सलत, यानी वाक्य में ऐसा नहीं कि कोई वह शब्द निरर्थक आ जाए, सब सार्थक, सब शब्द सार्थक होने चाहिए। क्रमबद्धता, शब्दों का क्रम आगे पीछे नहीं होना चाहिए, है ना, कि धोबी ने अच्छी चादरें धोई, नहीं, धोबी ने चादरें अच्छी धोई। फिर अन्वय, वाक्य में कही गई कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बात होना चाहिए। तीन तो सिंपल है। फिर तीन की आपको परिभाषा याद रखनी है। आकांक्षा, वाक्य में आकांक्षा किसे कहते हैं, आपको सीधा पूछ लिया जाएगा कि वाक्य में आकांक्षा किसे कहते हैं, कि एक पद सुनने के बाद दूसरा पद जानने की इच्छा आकांक्षा कहलाती है। इसके अलावा एक पद सुनने के बाद दूसरा पद जानने की इच्छा आकांक्षा कहलाती है। आसक्ति या निकटता का वाक्य में क्या महत्व है? आसक्ति या निकटता का महत्व है कि दो शब्दों के बीच जो समान दूरी होती है उसे आसक्ति या निकटता कहती है। अर्थात वाक्य में शब्द लिखते समय दो शब्दों के बीच में दूरी समान रखें। फिर होता है योग्यता। योग्यता का मतलब क्या हो गया? वाक्य में कही गई बात इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से उसी के सम्मत हो, गलत नहीं हो। तो ये वाक्य का हमने सामान्य परिचय लिया है। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य, एक विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक वाक्य का उद्देश्य होता है, एक विधेय होते हैं। वाक्य के 6 गुण होते हैं, वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ध्यान रखें भाई, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिले तब जाके ऐसा मजा आए पढ़ने का। और उम्मीद करता हूं कि आपको इसी तरह से बेहतर पेपर मिलेगा। और हम जो टॉपिक ज़्यादा, जिनका वेटेज ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया अकेला वाक्य और लोकोक्ति या मुहावरे 5 नंबर का टॉपिक है, और उधर 15 नंबर टॉपिक मिलकर 5 नंबर के हैं। इसलिए मैं आपको छोटी छोटी बातें इनसे बताऊंगा, बहुत सारे उदाहरण इनके समझाऊंगा। जरूरी नहीं कि शिकार हिरण का ही करना हो, शिकार चाहे हिरण का ही करना हो, लेकिन सामान साथ में शेर का ले जाना चाहिए। क्या पता हिरण की जगह शेर मिल जाए। तो ध्यान रखें और अपनी मेहनत को निरंतर रखें, अनवरत रखें और अपने धैर्य को यथावत रखें। धन्यवाद।